स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। आज हो चुका है 17 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की पिताजी के साथ जो हादसा हुआ है उस पर दुख जताया है और साथ ही साथ इस कांड पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में दहशत राज स्थापित हो चुका है, आतंक राज स्थापित हो चुका है। इस दुखद खबर को सुनकर के स्तब्ध और मर्माहत हूँ। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि वीआईपी पार्टी के संरक्षक एवं बड़े भाई मुकेश सहनी जी के पिताजी की अपराधियों द्वारा जिस तरह से जान ली गई है उससे मैं जहाँ शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में परिजनों को दुख सहने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जंगल राज स्थापित हो चुका है, दहशत राज स्थापित हो चुका है, आतंक राज स्थापित हो चुका है। निरंतर कह रहा हूं कि बिहार की डबल इंजन पावर्ड सरकार में सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित और सत्ता प्रायोजित सरकारी अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वे जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, कैसे भी हो, किसी के साथ भी कुछ भी हादसा कर सकता है और कर भी रहा है। अहंकारी सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि एनडीए सरकार सच्चाई स्वीकारने के बजाय वही घिसा पिटा डायलॉग दोहराते रहते हैं कि सुशासन का राज है, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की जान जारी है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार में एक और पुल पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि नदियों के जलस्तर में गिरावट के साथ ही कटाव की रफ्तार भी तेज हो गई है। अमोर में, यानी कि पूर्णिया के अमोर में कनकई नदी के कटाव से जहां पर लोग बेघर हो रहे हैं, वहीं पर आवागमन भी अवरुद्ध होने लगा है। अमोर प्रखंड के नगर टोली से वैसा प्रखंड को जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क नगर टोली में 15 फीट से ज्यादा लंबाई में कट चुका है। इसी पथ पर सिमराबाड़ी के समीप कनकई नदी पर बने पुल के अप्रोच में कटाव शुरू हो गया है। अत्यधिक गहराई तक कटाव से पुल ध्वस्त हो सकता है। इस पथ के बाधित होने से लगभग 8000 की आबादी प्रभावित हुई है, जब किसानों के खेत भी कटने लगे हैं। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। अगर आपके पास भी सर्वे अधिकारी आते हैं जमीन सर्वे कराने के लिए, आपके जमीन को सर्वे कराने के लिए, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हम आपको 7 ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो इन 7 बातों के बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन सी वो बातें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू होने वाला है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जिलों के बाद सर्वे का काम 18 जिलों में प्रारंभ होगा। इसके लिए सर्वे कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल अमीनों की ट्रेनिंग की जा रही है। जल्द ही गाँव में कैंप लगा करके सर्वे के काम को अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस जमीन सर्वे में भूमि मालिक के जमीन के रिकॉर्ड को सत्यापन किया जाएगा। साथ ही साथ जीवित रैयत के नाम पर जमीन के कागजात अपडेट किए जाएंगे। इस सर्वे के दौरान आपको 7 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1, सर्वे के समय जमीन मालिक खुद वहां पर मौजूद रहे और फॉर्म में सभी जानकारियां सही भरे। नंबर 2, सर्वे के दौरान कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए आप खुद जमीन के डिटेल्स दर्ज करें। नंबर 3, आपके पास पुश्तैनी जमीन जैसे दादा परदादा का है तो फिर आप अपने साथ जमीन का खतियान जरूर रखें। नंबर 4, आपने जमीन खुद खरीदा है तो फिर आपके पास केवला होना चाहिए। केवला के आधार पर जमीन का सर्वे किया जाएगा। नंबर 5, आपके जमीन पर किसी प्रकार का केस चल रहा है तो फिर आप अपने पास कोर्ट द्वारा दिए गए कागज का फोटो को भी जरूर रखें। नंबर 6, आपके पास बंटवारे का जमीन है तो फिर बंटवारा का पंचनामा अपने पास रखें। इसके आधार पर जमीन सर्वे का काम किया जाएगा। नंबर 7 यह है कि अगर जमीन किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से है जो जीवित नहीं है तो फिर आपको सबसे पहले वंशावली बनानी होगी। इसके बाद जमीन का सर्वे हो पाएगा। दोस्तों, बिहार में कटिहार जिले से हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है, मामला सामने आया है, जहां पर एक सरकारी स्कूल में 3 दिनों के अंदर एक करके 40 से अधिक कोबरा सांप निकले हैं। स्कूल में सांपों का जखीरा मिलने के बाद बच्चों के साथ साथ शिक्षकों में भी दहशत का माहौल है। इसके चलते 16 तारीख तक कक्षाएं बंद कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला कटिहार के बारसोई थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनोहारी का है। बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रांगण में बीते 3 दिनों के दौरान अंदर एक 40 से अधिक कोबरा सांप निकले हैं। इन सांपों के अलावा सांपों के अंडे भी दिखाई दिए। स्कूल के एक शिक्षक ने सभी सांपों को जैसे तैसे बाहर निकाल दिया। जब वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शिक्षक राजू कुमार ने हौसला दिखाते हुए सांपों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया है और डंडे के सहारे क्लास के बाहर ले जाकर के डब्बे में बंद कर दिया। 16 जुलाई तक स्कूल बंद रहने का निर्देश स्कूल प्रशासन की तरफ से दिया गया है।
अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और खेती बाड़ी करते हैं तो हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यही नहीं, इस खेती को करने के लिए बिहार सरकार पैसे भी देती है, वो भी 50,000 रुपए। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में अंजीर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत अंजीर फल विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना का संचालन बिहार के सभी जिलों में किया जा रहा है। खबर के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर अंजीर की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 30,000 रुपए, द्वितीय वर्ष 10,000 तथा तृतीय वर्ष 10,000 रुपए उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ तथा अधिकतम 10 एकड़ के लिए ले सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना में लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56%, अनुसूचित जाति 20% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44% किया जाएगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ आराम से उठा सकते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ फोन पर उनके पिता के साथ हुए घटना पर संवेदना जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर अत्यंत दुख जताया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। अंबानी परिवार के वेडिंग सेलिब्रेशन से कई हाई फाई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस बीच एक क्यूट वीडियो ने सबका ध्यान खींच लिया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब नीता अंबानी और उनका परिवार अपने सारे एम्प्लॉइज और उनके साथ काम करने वाले लोगों का धन्यवाद दे रहे थे। तभी वह अपने पोते पृथ्वी अंबानी को बुलाती है और वह सबके सामने में कुछ ऐसा करता है कि हर कोई हंस पड़ता है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का वेडिंग सेलिब्रेशन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसमें से आकाश और श्लोका के बेटे पृथ्वी का एक प्यारा सा वीडियो सामने आया जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंबानी फैमिली के साथ काम करने वाले और मीडिया के लोगों के लिए मुकेश और नीता अंबानी की तरफ से अलग से कार्यक्रम रखा गया था। इसमें पूरी फैमिली सभी को धन्यवाद देती है, जहां सभी नीता अंबानी की नजर शेरवानी पहने पृथ्वी पर पड़ती है। वह बोलती है कि हमारा सबसे प्यारा पृथ्वी भी यहाँ पर है, जब पृथ्वी आ जाओ। जब पृथ्वी वहाँ पर पहुँच करके फिसल जाता है और ईशा अंबानी के पैरों में गिर पड़ता है। मजेदार बात ये थी कि पृथ्वी ने तुरंत खुद को संभाला, रोए नहीं बल्कि माइक लेकर के सबसे जय कृष्ण बोल उठे। ये लोग इस क्लिप पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक ने लिखा है कि आशीर्वाद लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। एक और कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि पृथ्वी कितना डाउन टू अर्थ है। एक कमेंट ने लिखा है कि डायरेक्ट चरणों में गिरे। मुकेश सहनी के पिता के साथ कल जो घटना घटी है, इस घटना से पूरे राजनीतिक जगत में हंगामा मच गया। जहाँ सभी राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो चाहे जो भी हो, सभी दल मुकेश सहनी के प्रति संवेदना जताई है। जहाँ आपको बता दो कि इस घटना से को लेकर के बिहार के सभी राजनेताओं ने अपनी अपनी तरफ से शोक संवेदना प्रकट किया, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से। वहीं पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने भी घटना पर दुख जताया है। यह केंद्रीय मंत्री हाजीपुर सांसद चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा, विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक भाई श्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की के साथ हुए घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, जहां दोषियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द अपराधियों को चिन्हित करके उचित कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी और फिर मेरी पार्टी की गहरी संवेदना है। भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में लगातार हो रही बारिश से परमान नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की अमराहा पंचायत के वार्ड संख्या 13 में गोपालपुर मझुआ से अमराहा हाट होकर के जाने वाली ग्रामीण सड़क 2 पाया की पुल पानी के दबाव में ध्वस्त हो गई। घटना रविवार की है। इससे करीब 15 गाँव के लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है। अब ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर फारबिसगंज खवापुर मुख्य मार्ग होकर के आवाजाही करनी होगी। अब बताया गया है कि 10 से 12 साल पहले 30 से 35 फीट लंबी इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन गुणवत्ता विहीन काम होने के कारण वे पानी का दबाव नहीं झेल पाई। जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को पंचायत प्रतिनिधि और फिर ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच करके प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया है कि पुल टूटने और फिर पानी की तेज धार में बहने से मझुआ का करीब 15 गांव का संपर्क टूट गया है। बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले में सियासी पारा हाई पर है। वहीं पर इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पुल गिरने की घटनाओं को भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला बताया है। जहां समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने माना है कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि जहां जहां पुल गिरे हैं वहां भ्रष्टाचार तो हुआ है। चिराग पासवान ने कहा कि आगे पुल निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता से समझौता हो रहा है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने नीतीश सरकार की बचाव करते हुए कहा कि पुल गिरने की घटना एक गंभीर विषय है और बिहार सरकार भी इसकी उतनी ही गंभीरता से ले रही है। आपको बता दें कि 10 जुलाई तक मात्र 3 सप्ताह के भीतर बिहार में 14 पुल ढह चुके हैं।
दोस्तों, चलती ट्रेन से बिहार सरकार के ऑफिसर के किडनैप होने को लेकर के मामला का पर्दाफाश हो चुका है। जहां ये मामला सामने आया है कि जो बिहार सरकार के पदाधिकारी का किडनैप हुआ था, असल में वह किडनैप हुआ नहीं था, बल्कि वे खुद अपने आप को ही किडनैप किया था और झूठी अफवाह फैलाई थी। अब ये भी कहानी सामने आ गई है कि ये अपने आप को किडनैप क्यों किया था और ये झूठी खबरें क्यों फैलाई थी। आपको बता दो कि बिहार सरकार के अधिकारी ने कहा कि मुझे गाँव में फेमस होना था, इसलिए मैं इस तरह का कुतर्क किया। जी हाँ, बीपीएससी की परीक्षा के आधार पर ग्राम विकास पदाधिकारी पद पर चयन का झूठ छिपाने को दो बच्चों के पिता ने खुद अपहरण की कहानी रची थी, जिससे घर वालों से लेकर के पुलिस तक परेशान रही। खुसरूपुर में ट्रेन से अपहरण की सूचना पर रेल पुलिस से लेकर के जिला पुलिस तक सक्रिय हो गई है। हालांकि कुछ ही घंटे में पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर बख्तियारपुर स्टेशन के बगल के एक होटल से बरामद करके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। युवक बेगूसराय के तेगरा थाना क्षेत्र का अंबा गांव निवासी दीपक कुमार पाठक है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो फिर पहले उसने अपहरणकर्ताओं द्वारा मंझोली में ट्रेन से उतरे जाने को तो कभी गया पहुंचने पर जान से मारने की धमकी देने की बात कह करके भरमाने का प्रयास किया। जब कराई करने पर उसने खुद अपहरण की साजिश रचने की कहानी बताई है। मुकेश सहनी के पिताजी के साथ जो घटनाएं घटी उसको लेकर के पूरा बिहार दहल गया है। एक राजनीतिक पार्टी के सड़वे सरवा के पिता के साथ इस तरीके के जघन्य घटना होना, ये बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने वाले मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में आरजेडी नेता के साथ मछली खाने को लेकर के चर्चा में आए थे। उससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन में 4 सीटें जीत करके मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में धमाल कर दिया था। हालांकि मुकेश सहनी का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। मुकेश सहनी ने 2015 में बिहार में सियासी एंट्री मारी। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह की खोज भी कहा जाता है। 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे, बल्कि बीजेपी को समर्थन दिया था। हालांकि 2015 का चुनाव बीजेपी महागठबंधन से हार गई और कुछ समय बाद मुकेश सहनी भी एनडीए से अलग हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा बने, जहां उन्हें 3 सीटें मिली, लेकिन वे 3 सीटें हार गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच बात नहीं बनी तो विकासशील इंसान पार्टी के नेता एनडीए में लौट गए और 11 सीटों पर चुनाव लड़े। मुकेश सहनी के 4 विधायक जीते, वे खुद विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, तो फिर बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बना दिया। नीतीश सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री बनाए गए, लेकिन मार्च 2022 में मुकेश सहनी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मुकेश सहनी को इससे झटका लगा और बीजेपी के साथ उनके गठबंधन बिगड़ गए। 2023 में मुकेश सहनी ने निषाद समुदाय के लिए आरक्षण मांग को लेकर के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 100 दिवसीय आरक्षण यात्रा भी की। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी एक बार महागठबंधन से लौटे और फिर आरजेडी के साथ मिलकर के 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनको सफलता बिल्कुल नहीं मिली। जब बिहार में जाति और फिर आर्थिक सर्वे के मुताबिक बिहार में निषाद समुदाय की आबादी 2% है, यानी कि 34 लाख से ज्यादा है। मुकेश सहनी एक समय बॉलीवुड में सेट डिजाइनर थे, यानी कि सेट को डिजाइन करते थे। फिर 2013 में राजनीति में आए। शुरुआत में उन्होंने खुद को सन ऑफ मल्लाह के तौर पर प्रोजेक्ट किया। राजनीति में एंट्री से पहले मुकेश सहनी निषाद विकास संघ नाम का संगठन चलाते थे। इसी संगठन के जरिए उन्हें सामाजिक पहचान मिली। मुकेश सहनी की यात्रा को जानने वाले बताते हैं कि शुरुआत में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो फिर वे दरभंगा से मुंबई चले गए और वहां जाकर के कॉस्मेटिक का काम करने लगे। फिर फिल्मों के सेट डिजाइन करने का काम करने लगे। शाहरुख खान की फिल्म देवदास और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों का सेट मुकेश सहनी की कंपनी मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने डिजाइन किया था। मुकेश सहनी मुंबई में रहते थे और उनके पिता जितन सहनी दरभंगा के सुपौल बाजार की अफजला पंचायत स्थित अपने घर में रहते थे। लेकिन आज मुकेश सहनी के पिताजी के साथ ऐसा हादसा हो गया है कि अब उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं है। आज के बढ़ते जमाने में जब गांव कस्बों में बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस भी हैं, इसके बावजूद भी आज भी ग्रामीण इलाकों के कुछ लोग झाड़ फूंक पर विश्वास करने पर मजबूर हैं। हद तो तब हो गई जब सांप के हमले में शिकार मरीज अस्पताल परिसर में पहुंच करके झाड़ फूंक के चक्कर में फंस गए। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 तांत्रिकों ने घंटों झाड़ फूंक किया। हालांकि अस्पताल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी और न ही इसे रोकने की कोशिश की गई। गनीमत थी कि सांप के हमले की शिकार मरीज को जहरीले सांप नहीं काटा था, जिसके चलते सांप का जहर नहीं चरा, नहीं तो फिर बड़ी घटना हो सकती थी। मामला बिहार के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक महिला को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद महिला अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल परिसर में ही कुछ तांत्रिकों ने महिला के साथ झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया जहर को उतारने के लिए। झाड़ फूंक की ये तस्वीर इलाके में खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीर बिहार के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का है। पूरा
पूरा घटनाक्रम बीते सोमवार की शाम है, जहां पर दरअसल त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से सांप के हमले के शिकार एक 6 वर्षीय बच्चा और फिर एक 25 वर्षीय महिला को इलाज के लिए सोमवार को दोपहर बाद त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। लेकिन अस्पताल परिसर पहुंचे मरीज के परिजनों को डॉक्टर से ज्यादा तांत्रिक के द्वारा झाड़ फूंक करने पर विश्वास था। लिहाजा परिजन ने गांव से 2 महिला और एक पुरुष समेत 3 तांत्रिक को अस्पताल परिसर में बुला लिया। अस्पताल के बाहर 3 तांत्रिकों का घंटों भर झाड़ फूंक का टोटका चलता रहा। जब वे सभी तांत्रिक कभी बड़बड़ाते तो कभी जिस तरह से सांप ने हमला किया उसी तरह फूंक मारने लगते। लेकिन सांप को काटने से बदहवास बच्चे और फिर महिला आवाज को दिखाई दिए। जब तांत्रिक द्वारा किए जा रहे झाड़ फूंक टोटके को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। मजे की बात तो यह है कि 2 महिला सहित 3 तांत्रिक अस्पताल में घंटों तक तंत्र मंत्र करते रहे और हॉस्पिटल प्रबंधन मूक दर्शक बन के देखते रहे। अब बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में के 18 जिलों में जमीन सर्वे के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसको लेकर के राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार लोकसभा चुनाव के कारण बिहार के 18 जिलों में सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब सर्वे का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए अमीनों की ट्रेनिंग चल रही है। साथ ही साथ हर मौजे में 4-4 अमीनों को तैनाती की गई है। आपको बता दें कि बिहार के पटना, गया, भागलपुर, भोजपुर, कैमूर, गोपालगंज, दरभंगा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, औरंगाबाद, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, नवादा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में जमीन सर्वे के लिए गांव-गांव में कैंप लगाए जाएंगे। यह विभाग ने सबसे पहले छोटे मौजे में सर्वे का काम पूरा करने को कहा है। इसके बाद बड़े मौजे में सर्वे का काम किया जाएगा। इसलिए अगर आप बिहार के इन जिलों में रहते हैं तो फिर आप अपने जमीन का कागजात को तैयार रखें, क्योंकि जल्द ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, बिहार में जब लालू प्रसाद यादव और उनके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए यहां जंगल राज होने की बात प्रचारित की थी। अब विपक्ष में लालू राबड़ी के बेटे तेजस्वी यादव हैं और उन्होंने पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता के साथ हुई घटना पर बिहार में असल जंगल राज बताया है और कहा है कि बिहार में असल जंगल राज अब होने की बात कही है। जब बड़ी बात यह भी है कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भाजपा ने तो अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन जदयू ने तेजस्वी यादव से साथ साथ ये भी पूछ डाला कि वे अगर अपराधी के बारे में जानते हैं तो फिर पुलिस और सरकार की मदद के लिए आगे आए, हम अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। दोस्तों, कटिहार जिला में कपड़ा दुकान से दुकानदार को चकमा देकर के कपड़ा चोरी करते महिला चोरी की टोली को लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाई बाड़ी नूतन ड्रेस से जुड़े इस मामले में स्थानीय महिलाओं ने गुस्से में आकर के महिला चोरी की जबरदस्त धुनाई कर दी। जब मामले के बारे में दुकानदार मलिक शशि भूषण ने बताया है कि उनके स्टाफ की मौजूदगी में कपड़ा देखने के बहाने से महिला चोरों की टोली ने मिलकर के 5 से 7 हजार रुपए का कपड़ा चुरा करके बैग में भर लिया था। दुकानदार की स्टाफ को शक होने पर जब बैग जांच किया गया तो फिर महिला की ये टोली भागने लगी। फिलहाल दुकानदार और स्थानीय लोगों के द्वारा 3 महिलाओं को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप के साथ भी इस तरह की कोई घटना होती है तो आप सतर्क रहें। सबसे पहली बात यह है कि अभी डिजिटल जमाना है। इस आधुनिक जमाने में आप अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं, जिससे आपकी बचत हो सकती है। नहीं तो एक ही बार में आपकी सीसीटीवी कैमरे के पैसे कोई चोर उड़ा ले सकता है। दोस्तों, बिहार में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पदों पर वैकेंसी निकली है। जहां इसके लिए बेगूसराय जिला की वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जहां पद का नाम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होना चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 37 साल निर्धारित किया गया है। आयु में छूट की जानकारी के लिए नोटिस को आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर उम्मीदवार का चयन मेरिट के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को पढ़ सकते हैं। वहीं पर आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देश को पालन करें। वेबसाइट www.begusai.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ये सारी चीज कर सकते हैं।
दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 को लेकर के नया तरीका अपनाने जा रही है। ये तकनीक सफल रही तो फिर बाकी परीक्षाओं में भी इसका उपयोग किया जाएगा। बीपीएससी को शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 पेपर लीक के बाद रद्द करनी पड़ी थी। इसके बाद अब परीक्षा की नई तारीख करीब आने पर आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया है कि इस नई तरकीब के बाद पेपर लीक करने की चाहत रखने वाले परेशान हो जाएंगे। वे जहां से पेपर लीक करेंगे आयोग को उसका तुरंत पता चल जाएगा। पेपर लीक करने वाले चैनल को तुरंत चिन्हित कर लिया जाएगा। पेपर लीक हुआ भी तो फिर उसका विस्तार उसी जिले का होगा, दूसरे जिले पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए किशनगंज में अगर पेपर लीक हुआ तो फिर पूरे राज्य में के सिर्फ केंद्रों की परीक्षा रद्द करने की नौबत नहीं आएगी। इसके लिए हर जिले के हिसाब से प्रश्न पत्र सेट किए जाएंगे। दोस्तों विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की दरभंगा जिले में उनके पैतृक घर पर बदमाशों ने जिस तरह से उसके साथ घटना को अंजाम दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मर्माहत कर देने वाली है। जब पुलिस के अनुसार ये घटना काफी ज्यादा भयावह था, जब पुलिस देख करके चौंक गई थी। दरभंगा के एसपी जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि जांच जारी है, हम इसके पीछे का मकसद को जानने के लिए सभी संभावित पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। सबूत जुटाए जाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल के अधिकारी डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे। मुहर्रम दुनिया भर में मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो कि इस्लामी नए साल की शुरुआत और इस्लाम में 4 पाक महीनों में से एक है। जब मुहर्रम की सामान्य प्रथाओं में उपवास, जुलूस और प्रार्थना शामिल है। इस साल मुहर्रम 17 जुलाई यानी कि आज पड़ रहा है। मुहर्रम का 10वां दिन आशुरा 16 जुलाई को शाम को शुरू होता है, जिसका पालन अगले दिन तक जारी रहता है। कई अभिभावक और छात्र इस बात को लेकर के असमंजस में हैं कि मुहर्रम पर स्कूल और फिर कॉलेज बंद रहेंगे या नहीं। इस पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 17 जुलाई को चंद्रमा की उपस्थिति के आधार पर मुहर्रम पर सार्वजनिक छुट्टी है। बिहार और केरल समेत देश भर के कई राज्यों ने मुहर्रम को अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यहाँ राज्य सरकार ने मुहर्रम के उपलक्ष्य में 17 जुलाई को स्कूल और फिर कॉलेज में छुट्टी की घोषणा की है। शुरुआत में सरकार ने मुहर्रम की तारीख 18 जुलाई तय की थी, लेकिन चांद दिखने के कारण इसे 17 जुलाई कर दिया गया। जब सभी सरकारी और फिर निजी स्कूल 17 जुलाई को बंद रहेंगे और त्योहार के बाद फिर से शुरू होंगे। स्कूल बंद करने को लेकर के शिक्षा विभाग ने एक नोटिस भी जारी किया है। ज्यादातर राज्यों में आज 17 जुलाई को मुहर्रम की छुट्टी रहेगी, लेकिन कुछ राज्यों में कोई छुट्टी नहीं होगी। इसलिए सभी छात्रों, शिक्षकों और फिर अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अपने क्षेत्र का अवकाश कैलेंडर को देखकर ही ये छुट्टी का आकलन करें और छुट्टी मनाएं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई स्कूल बंद रहेंगे, जबकि कुछ जगहों पर स्कूल खुले रहेंगे। स्कूलों की छुट्टियां कभी कभी जिला अधिकारियों पर भी निर्भर करती है, जहाँ कई मुस्लिम बहुल इलाके में 2 दिन की भी छुट्टी घोषित की जाती है। ईडी की टीम ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व विधायक के आवास पर एक साथ छापेमारी की है। हालांकि अभी तक ईडी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक और बसपा उम्मीदवार गुलाब यादव के झंझारपुर पुणे, जबकि आईएएस और प्रदेश के उच्च ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के पटना स्थित आवास और फिर कार्यालय पर ईडी की टीम ने एक साथ धावा बोला। आईएएस संजीव हंस से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला है। या सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार हंस और फिर गुलाब यादव पर ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में की गई है। दोस्तों चिकन नेक पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। अगर ये अमल में आ जाता है तो फिर बिहार और बंगाल आपस में जुड़ जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि भारत सरकार नेपाल के रास्ते इस रेलवे ट्रैक को तैयार करेगी। इस प्लान में बिहार के जोगबनी को बंगाल के न्यू मॉल जंक्शन से जोड़ने के लिए नेपाल के विराटनगर के रास्ते रेलवे लाइन बनाया जाना प्रस्तावित है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे ने नेपाल के विराटनगर और फिर न्यू मॉल जंक्शन के बीच फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 190 किलोमीटर के रूट को मंजूरी दे दी है। इस रूट का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ने वाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम करना है। इस कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रेलवे ने 190 किलोमीटर के रूट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गलगलिया, भरतपुर, कजली बाजार के लिए और फिर 12.5 किलोमीटर की नई रेलवे पटरियों की जरूरत होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जोगबनी से विराटनगर जंक्शन में भारत में 18 किलोमीटर और फिर नेपाल में 13.5 किलोमीटर की ट्रैक शामिल होंगे। नेपाल
नेपाल सरकार जल्द ही इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेगी, बाकी हिस्सों में काम किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चिकन नेक क्या है, भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो आपको बता दें कि भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सरकार अपनी निर्भरता कम करने वाली है। जब पूर्वोत्तर से भारत को जोड़ने वाली सभी रेल रूट्स इस्लामपुर में अलुआबाड़ी से होकर के गुजरते हैं, ये एरिया चिकन नेक में आता है। ये सारा एरिया नेपाल और बांग्लादेश के बीच 22 किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। अलुआबाड़ी में ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन या फिर सिलीगुड़ी जंक्शन की ओर जाती है। जो चिकन नेक पर चीन की इस समय नजर है, इसलिए ये भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। दोस्तों, सहारा इंडिया में फंसे पैसे को रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है कि सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है ताकि लाखों निवेशकों की मदद की जा सके जिनके करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हैं। जब कभी मध्यम वर्ग के निवेशकों की पहली पसंद रहे सहारा इंडिया को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सितंबर 2023 में सरकार के निर्देश पर निवेशकों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यदि आपने भी सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किया हुआ है एवं पैसा वापस पाने के लिए रिफंड पोर्टल पर जाकर के आवेदन भी पूरा कर लिया है, तो फिर आपको सहारा इंडिया स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। यदि आपको सहारा रिफंड स्टेटस चेक करना है तो रिफंड स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया का पालन करें। अगर आप सहारा रिफंड स्टेटस चेक कर लेते हैं तो फिर आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आपको निवेश किया हुआ पैसा वापस किया गया है या नहीं, इसलिए रिफंड स्टेटस चेक करना जरूरी है। कटिहार में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर मुहर्रम को लेकर के हिंदू समाज के लोग ताजिया का निर्माण करता है और वो ताजिया मुसलमान मुहर्रम में इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि कटिहार के हसनगंज प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत स्थित हरिपुर महमदिया गांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की जा रही है। यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक हिंदू समाज परिवार के लोग पूरी शिद्दत से मुहर्रम का पर्व मनाते हैं और इसे लेकर के यहाँ पर हिंदू समाज के लोग ही इमाम बाड़ा की साफ सफाई के साथ साथ रंग रोगन का काम करते हैं। जब मुहर्रम के मौके पर अपने अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर के शद छेदी शाह के मजार इमाम बाड़ा में बांस का ध्वज खड़ा करके चारों ओर केला के पेड़ लगाते हैं और मुस्लिम रीति रिवाज के साथ इमाम बाड़ा पर फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद ढोल और झरने गीत गाते हैं। ये परंपरा पिछले कई सालों से गांव में कायम है। यहाँ के हिंदू समाज के परिवार इस दौरान इमाम बाड़ा के चारों ओर घूम घूम करके झरने गीत गाते हैं। यह हिंदू समाज के मुहर्रम मनाने की ये सालों पुरानी परंपरा है। स्थानीय लोग शंकर शाह, राजू शाह, विकास शाह, माया देवी, परणी देवी, सुखो देवी, प्रकाश शाह, शंकर यादव आदि ने कहा कि गाँव में करीब करीब 100 वर्ष पहले से स्वर्ग छेदी शाह के मजार पर मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम रीति रिवाज से पर्व मनाते आ रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। खबर बिहार के कटिहार से सामने आई है। कटिहार के सेमापुर और कोलासी क्षेत्र की बड़ी आबादी चचरी पुल के सहारे आवाजाही कर रही है, करने पर मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वे चचरी टैक्स देने को मजबूर हैं। जहां जिले के सेमापुर को कोलासी से जोड़ने वाली सड़क में दुर्गापुर रेलवे ढाला और फिर मधुरा के बीच मरखा में पुल का निर्माण बराड़ी के पूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी ने 15 साल पहले कराया था। इसके बाद अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पुल की जगह आरसीसी पुल बनाना है, जब पुल निर्माण से पहले डायवर्सन भी नहीं बनाया गया है। जहां अब मरखा धार में पानी बढ़ने के बाद आवाजाही बाधित होने पर 3 गांव रक्सी, धुस्की और फिर दुर्गापुर के लोगों ने अपनी लागत से चचरी पुल बनाया है। बताया जाता है कि इसे आवाजाही के लिए लोगों को चचरी टैक्स के एवज में 20 से 30 रुपए देने पड़ते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि बिना पुल का लोहा उखाड़े उसके बगल में आरसीसी पुल बनाया जा सकता था। बाद में लोहे पुल को उखाड़ा जाता, लेकिन विभाग और फिर संवेदक की मनमानी से जहां पर रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही से परेशानी हो रही है और आवाजाही के लिए राशि देनी पड़ रही है। खबर कटिहार से सामने आई है। कटिहार के मुहर्रम को लेकर के तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। मुहर्रम की 10वीं यानी कि 17 जुलाई को आज मुहर्रम मनाई जाएगी। इसे लेकर के नगर निगम क्षेत्र के मोहल्लों में ताजिया का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर 17 जुलाई को यानी कि आज हजरत हुसैन इमाम हुसैन की शहादत का पर्व है। इसे लेकर के तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इस दौरान विभिन्न मोहल्ले में ताजिया का निर्माण किया जा रहा है। शहर के कुलीपारा मोहल्ले में लाल किला तैयार हो रहा है। इसके निर्माण में 50 से 60 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं पर दुर्गापुर मोहल्ले में ताजमहल का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि ये सब ताजिया है जो कि अलग अलग डिजाइन में तैयार किया जा रहा है। इसमें लगभग 70 से 80 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका निर्माण कर रहे कारीगर का कहना है कि निर्माण कार्य 9वीं को यानी कि मंगलवार को पूरा कर लिया गया है और 10वीं बुधवार के दिन आज के दिन सुबह इसे जुलूस के साथ निकाली जाएगी। इसमें सभी लोगों की अहम भूमिका है और फिर सहयोग मिल रहा है।
खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर AIMIM के विधायक अमोट के विधायक अख्तरुल इमान ने सीएम नीतीश कुमार से सफाई मांगी है। हम आपको बता दें कि मुख्य सैनिक की पिता के साथ हुए घटना पर राजनीति गर्मा गई है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने सीएम नीतीश कुमार को कहा है कि कहां ले जा रहे हैं आप बिहार। दरअसल दरभंगा में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और VIP पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की पिता जितन सहनी के साथ जो घटना घटी है, इसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने उनकी इस घटना को लेकर के राज्य सरकार और फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और फिर पिछड़े के नेता मुकेश सहनी के पिता के साथ घटना हो जाना बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद सामने आकर के जवाब देना चाहिए। अख्तरुल इमान ने कहा है कि बिहार में इस तरह की घटना आम बात हो चुकी है। एक तरफ सरकार पर लूट हो रही है तो दूसरी तरफ सरकार सुशासन का ढिंडोरा पीट रही है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में जो लोग जंगल राज 1 और 2 कहते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि ये कौन सा राजनीति सरकार का चल रहा है। कथित सुशासन की सरकार में सड़क पर बेटी के साथ गलत काम हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार को दिखाई नहीं देती है। ये कहना है अख्तरुल इमान का। दोस्तों, बिहार में परीक्षा केंद्र पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दूं कि एक छात्रा ने परीक्षा केंद्र से एक वीडियो बनाकर के इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दूं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े एक कॉलेज में एक छात्रा निर्जला ने अपने ग्रेजुएशन के दूसरे साल की परीक्षा के दौरान 14 सेकेंड का वीडियो बनाकर के इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया, जिसे 24 घंटे के भीतर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। इस घटना ने विश्वविद्यालय में छात्र परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा परीक्षाओं के निष्पक्ष होने के आश्वासन के बावजूद बेगूसराय जिले के छात्रों को ढीले ढाले निगरानी का सामना करना पड़ रहा है। वे परीक्षा के दौरान खुलेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया कंटेंट भी बना रहे हैं। जब छात्रों ने पत्रकारों से बात करते हुए माध्यमिक और फिर उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में निगरानी में बहुत बड़ा अंतर बताया है। उन्होंने कहा है कि मैट्रिक की परीक्षा में बहुत सख्त जाँच होती है, लेकिन विश्वविद्यालय की परीक्षा में लगभग कोई भी जाँच नहीं होती है। कुछ छात्रों ने कहा है कि इस लापरवाही की वजह से परीक्षा केंद्र अब मनोरंजन केंद्र बन गए हैं। आपको बता दूं कि बेगूसराय में इस तरह की नकल का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो आपको KDB लाइव के माध्यम से बताया भी गया है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों काफी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि उनका जो आवास है, सरकारी आवास, वह सही नहीं है। मंत्री पद जाने के बाद तेज प्रताप यादव को उनको दूसरा आवास दिया गया था, लेकिन सरकारी उदासीनता एवं ठेकेदार सुनील यादव की मनमानी की वजह से उन्हें सरकारी आवास के नाम पर एक जर्जर, टूटा फूटा और कचरे के ढेर में भरे आवास में ही रहना पड़ रहा है। ना तो यहाँ की मरम्मत कराई जा रही है और न ही पूर्व मंत्री की शिकायत पर ध्यान दिया जा रहा है। जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने खुद अपने आवास का एक वीडियो जारी करके खराब स्थिति के बारे में जानकारी दी। तेज प्रताप यादव ने जारी वीडियो में बताया गया है कि सरकारी मकान के नाम पर खंडहर दे दिया गया है। बिजली भी ना होने एवं बारिश के दौरान परिसर में बने गड्ढों में पानी जमने की वजह से रातों को सांप बिच्छू भी आए दिन निकलते रहते हैं। बस दिखावे के नाम पर मकान को ऊपर से चमका दिया गया है। पूरे परिसर में जगह जगह गड्ढे बना करके छोड़ दिया गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि चूंकि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए उनकी शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्री या फिर सरकार के विधायक होते तो फिर तत्काल कार्रवाई की जाती। क्या कर सकते।